यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 13। इसको जो है वो आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल से आपके टेस्ट के अंदर जो है वो हम एक नया चीज और डालेंगे, वो है आपका डीआई। तो डीआई के क्वेश्चन जो है वो और डालेंगे। अभी 10 टेस्ट आपके और भी होंगे, तो उसके अंदर जो है वो 10 टाइप्स के हम लोग जो है वो डीआई के क्वेश्चन भी इसमें डालेंगे। ओके, हाँ जी। तो आज की क्लास जो है वो पूरी डेडिकेटेड है हमारी पेपर नंबर 1 के टेस्ट नंबर 13 पर। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको मॉर्निंग में जो है वो दिए थे टेलीग्राम पे, ओके, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको वही मैचिंग करना है। आपको ये देखना है पहले कि आपने क्या किया और आंसर की के अंदर क्या है, दोनों को मैच करके और फिर इवेल्युएट करना है कि कल के मुकाबले आज परफॉर्मेंस क्या रही है। ओके, हाँ जी सर। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये देखो। एक इसको करने से पहले एक बात बता दूं आपको मैं। देखो, अगर हम ये डाल रहे हैं, इसके पीछे का मेन मोटिव एक ही है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। हर खेल का एक नियम होता है और वो ये होता है कि जितना आप जो है वो खेलने से पहले, मतलब फाइनल मैच खेलने से पहले जितना प्रैक्टिस जितना ज्यादा करके जाएंगे ना, तो उतना ही आप जो है वो जब मैच के अंदर होंगे तो आपका जो टायर्डनेस है उतना कम रहेगा, आपकी जो फटीग है उतनी कम रहेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है उतना ज्यादा रहेगा, जितना अगर प्रैक्टिस बढ़िया होगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये एडवर्स हो जाएगा सिचुएशन आपके लिए। ओके, हाँ जी। तो इसीलिए अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर मैं टेलीग्राम पे डालता हूं टेस्ट, तो इट्स माई रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज मेरे एक्सपीरियंस से ये सीखें। मेरा एक्सपीरियंस है वो यही बोलता है कि पेपर में जाने से पहले कम से कम 10 से 15 टेस्ट अगर हम करके जाते हैं तो हम एक चीज से यूज्ड हो जाते हैं कि हाँ, अपने को पता होता है कि ये टेस्ट है, इस तरीके से अपने को जो है वो करना है। जब वहां पे हम जाएंगे तो हमारा उस टाइम पे माइंडसेट क्या होगा, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए। ओके, हाँ जी। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं तो आपको मालूम है। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बोलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आपका जो इवैल्यूएशन चल रहा है, बोलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। अगर साथ के साथ में हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम आती है हाथों हाथ निपटा देते हैं, तो उससे आपका जो लर्निंग का जो फेज है वो क्या एक्सेलरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है एज अगेंस्ट द समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव कौन सा होता है, जो एट द एंड में इंस्ट्रक्शन सब कुछ करने के बाद में जो होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, समेटिव। तो बोलता है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल। बोलते हैं समेटिव के मुकाबले में फॉर्मेटिव ज्यादा रिलायबल है। क्या बात कर रहे हो सर, एट द एंड में जो आपका इवैल्यूएशन था वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो ये सेकंड जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो आपको बताना है। सबसे पहले टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग। टीचिंग ट्रेनिंग एक है? नहीं सर, अलग अलग है। लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो है ट्रेनिंग तो बहुत आपका मतलब ये बेसिकली उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा बोलता है टीच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग। बोलता है इंस्ट्रक्शन में कंडीशनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो, डिफरेंस होता है। फिर बोलता है टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग जो है वो रिलेटेड है किससे, लर्निंग से। हाँ जी, टीचिंग रिलेटेड है लर्निंग से। फिर बोलता है टीचिंग इज ए टास्क। टीचिंग तो एक टास्क है, जबकि लर्निंग जो वो अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे जो है वो क्या बोलता है, टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग मतलब इन्फॉर्मेशन देना है। नो सर। फिर बोलता है वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। बिल्कुल सही बात है। तो वन में टीच, एक पर्सन टीच कर सकते हैं विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। जिस टाइम पे लर्निंग नहीं हो रहा उस टाइम पे वो टीच कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3, 4 एंड 6। आगे असर्शन दिया गया, बोलता टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के अंदर जैसे मान लीजिए पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या चौक हो गया, डस्टर हो गया, या ग्राफिकल कंटेंट हो गया आपका, उसको जब हम यूज करते हैं टीचिंग करते हो तो उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, ठीक है। तो बोलते टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसीडर एज इफेक्टिव सप्लीमेंट। टीचिंग एड्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है एज एन इफेक्टिव सप्लीमेंट टू द इंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है। टीचिंग एड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लो ये सब ग्राफिकल कंटेंट और ये सब चीजें जब हमारे पास में होंगी तो जब उसकी मदद से हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बच्चों के माइंड में वो चीजें एकदम क्लिक करती हैं, ठीक है। फिर बोलता है दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर। वो जो स्टूडेंट को एक अच्छे ह्यूमर के अंदर रखता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, बट दोनों बातों का कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो
इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स को। तो लर्नर का कौन सा, दोबारा समझिएगा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम टू एंश्योर द पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब लर्नर से रिलेटेड कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसको जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले तो बोलता है लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड को लेने देना है क्या, नहीं सर, ये तो खत्म ही हो गया। बोलता है लर्नर की परसेंटेज, लर्नर का परसेंटेज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसका कोई लेने देना है क्या, नहीं सर। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हाँ जी ये तो एक बात हो सकती है। सोशल बैकग्राउंड और पर्सनल इंटरेस्ट, नहीं सर। लर्नर का मैच्योरिटी लेवल, ये एक ऐसी चीज है, लर्नर का मैच्योरिटी लेवल, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है और उसका मोटिवेशनल लेवल जो है, ये सब चीजें जो है वो आपके इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स को जो है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, रिसर्चर यूज पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट, जब हम सैंपलिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग जो है सैंपलिंग करने के बाद में उसके बाद में हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, ओके। और जब हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे हमारे द्वारा दो तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वो इज पैरामीट्रिक, अनदर वन इज नॉन पैरामीट्रिक। तो बोलता है यहाँ पे कि रिसर्चर जो है वो यूज करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट को इन लिeu ऑफ नॉन पैरामीट्रिक। हम जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं किसके बदले में, नॉन पैरामीट्रिक के बदले में, फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ओके। दिस में बी डिस्क्राइब एज ए केस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इट इज अ केस ऑफ टेक्निकल लैप्स इन द हैंडलिंग डेटा। जब अपने को ये प्रॉब्लम आती है क्या, टेक्निकल लैप्स होता है इन द हैंडलिंग डेटा, तो उस टाइम पे हम लोग जो बेसिकली इसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आगे, इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस, जब हम थीसिस को जो है वो क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। तो थीसिस फाइनलाइज करने के बाद में रिपोर्ट राइटिंग होती है आपकी। तो बोलते हैं इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेज। तो सप्लीमेंट्री पेजेस जो है वो कहां पे होता है, तो वो होता है आपके कहां पे, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स में। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स का जो इशू है मे बी कंसिडर पर्टिनेंट, तो वो रिलेटेड है एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, तो वो किससे रिलेटेड है, सबसे ज्यादा जो है रिसर्च एथिक्स जो है वो कहां पे रिलेटेड होता है। तो रिसर्च एथिक्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कब, हर एक स्टेज पे वैसे तो, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट कहां पे, तो जब हम डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डेटा को कलेक्शन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उस टाइम पे आपको रिसर्च एथिक्स को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो बोलता है द इशू जो है रिसर्च एथिक्स का मे बी कंसिडर पर्टिनेंट, वो रिलेटेड है एट विच स्टेज, किससे, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन। आगे, बिलो आर द गिवन टू सेट दे रखे, एक है रिसर्च मेथड और एक है डेटा कलेक्शन का टूल, सब आपको आपस में मैच करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो उसमें क्या स्टैंडर्ड कुछ टेस्ट होते हैं तो उसको उसके थ्रू हम करते हैं, तो स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, तो ये क्या, इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। फिर डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आया। और हिस्टोरिकल मेथड, इसके अंदर तो क्या करना होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को हम यूज करते हैं डेटा को क्या करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3 4 2 1। आगे, हाँ जी, यहां पे आपको असर्शन रीजनिंग दे रखी है और आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ नीचे 4 कोड दे रखे हैं, उनको मैचिंग करना है। एक वर्ड दे रखा है सिलेक्टिव एक्सपोजर। तो पहले तो अगर मैं बात करूं सिलेक्टिव एक्सपोजर का, तो ये होता क्या है, देखो सिलेक्टिव एक्सपोजर अकर व्हेन इंडिविजुअल सर्च, जब एक इंडिविजुअल सर्च करता है फॉर इंफॉर्मेशन एंड शो सिस्टमैटिक प्रेफरेंस टुवर्ड्स आइडिया दैट आर कंसिस्टेंट रादर देन इनकंसिस्टेंट विद देयर बिलीफ। मतलब सिलेक्टिव एक्सपोजर के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, हम यहां पे जो है सर्च करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सिलेक्टिव एक्सपोजर में हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है, और हमारी प्रेफरेंस बताते हैं। जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई तो उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को अच्छी लगी उसके प्रति हमारी एक प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है। टुवर्ड्स द आइडिया दैट आर कंसिस्टेंट, किस तरीके से बताएंगे, वो आइडिया जो हमारी सोच से, हमारे बिलीफ सिस्टम से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैंने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, 20 इंफॉर्मेशन मेरे पास में आई और वो 20 इंफॉर्मेशन में से 2 इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे बिलीफ सिस्टम से क्या कर रही है, मैचिंग कर रही है। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि मेरा एक्सपोजर जो है वो क्या है, सिलेक्टिव है। क्या है, सिलेक्टिव, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम वहां पे जो है वो क्या कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। ओके, हाँ जी, मैं दोबारा बोलता हूं एक बार, सिलेक्टिव एक्सपोजर अकर, ये सिलेक्टिव एक्सपोजर जो है वो अकर होता है व्हेन इंडिविजुअल जो है वो सर्च करता है इंफॉर्मेशन एंड शो करता है सिस्टमैटिक प्रेफरेंस टुवर्ड्स द आइडिया। मैं एक सिस्टमैटिक प्रेफरेंस जो है वो शो कर रहा हूं टुवर्ड्स द आइडिया दैट आर कंसिस्टेंट रादर देन इनकंसिस्टेंट विद देयर बिलीफ। बिल्कुल सही बात है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेक्टिव एक्सपोजर। अब ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, इसको पढ़ो। बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम इज डिपेंडेंट, सिलेक्टिव एक्सपोजर डिपेंड करता है अपॉन द स्टूडेंट की परसेप्शन पे, नॉलेज पे अबाउट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलेक्टिव एक्सपोजर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बेसिकली स्टूडेंट की जो एक्सपोजर, स्टूडेंट का जो परसेप्शन है, स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बोलता है इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन सोर्स का वो डिटरमाइन करेगा सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट टू द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, इसी चीज को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप देखते हो ऊपर क्वेश्चन पढ़ो पहले, बोलता है क्या सिलेक्टिव एक्सपोजर जो है क्लासरूम के अंदर वो डिपेंड करता है अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट की परसेप्शन पे और नॉलेज पे।
ठीक है जी, मतलब लिंकेज जो स्टूडेंट की परसेप्शन नॉलेज से। फिर बोलता है इफेक्टिवनेस जो होगा आपके कम्युनिकेशन सोर्स का, आपका कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव है नहीं है, वो डिटरमाइन करेगा सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट टू द इंफॉर्मेशन, कि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन के बारे में कितनी नॉलेज है, उस चीज से आपके जो कम्युनिकेशन है उसका इफेक्टिवनेस जो है वो क्या होगा, बया होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है किसको, असर्शन को। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे बढ़ो, बोलता क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली, क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक फीचर होना चाहिए, वो क्या है, शुड एसेंशियली एम्पैथेटिक होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सा कई बार पहले भी आया है। आगे, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर मान लो शब्दों से हम कुछ और बोल रहे हैं और एक्शन से हमारे कुछ और बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा। अगर शब्द कुछ और बोल रहे हैं, एक्शन कुछ और बोल रहे हैं, अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मान लीजिए अगर जो है वो क्या, शब्द ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरे एक्शन ऐसे प्रतीत कर रहे हैं कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, मतलब मैं तुम्हें चांटे पे चांटे मारे जा रहा हूं, और मैं बोला अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ये क्या मतलब हुआ। अगर प्यार करते तो मारोगे क्या मुझे। अब मैं बोला नहीं, ये हमारे प्यार जताने का जो है वो एक तरीका है, मान लीजिए, तो हम तो इसी तरीके से जताते हैं, फैड एक और मार दिया। अब ये क्या है, जब ऐसा होता है तो वहां पे एक वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं क्या, कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा बोलते हैं ना हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्सन के एक्शन, अगर मान लो कभी भी कन्फ्लिक्शन हो गया वर्बल कम्युनिकेशन में एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा क्या करेगा, वर्बल को सुपरसीड करेगा। तो बोलते हैं व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये मैसेजेस जो है वो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से जो है मैच नहीं कर रहे, इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन द, तो किसके ऊपर बिलीव करेंगे, नॉन वर्बल मैसेजेस के ऊपर। आगे फिर बोलता है इन ए सर्टेन कोड, पिल्लो को जो है वो इस तरीके से बताया, RLPQUD, तो आपको जो है ब्लैंकेट को बताना है कैसे, तो ये PILLOW को इस तरीके से बताया, RLPQUD, तो आपको ब्लैंकेट को करना है। तो यहां पे जो आपका ट्रिक लगी है वो क्या लगी है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, तो उसी तरीके से यहां पे लगा दो। तो ब्लैंकेट है तो इस तरीके से +2 3 4 5 6 7 8, जहां तक ये वर्ड जाता है वहां तक ये आपका चलता रहेगा। इस ट्रिक से आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, क्योंकि देखो B प्लस में 2, तो B के अंदर 2 और जोड़ दो, तो B की पोजीशन क्या 2, और 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाए 4, तो 4th पोजीशन पे कौन सा होता है अल्फाबेट, D, तो ये आपका D आ गया। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आ गया ये, बोलता है फाइंड द रॉन्ग नंबर, आपको इसमें से रॉन्ग नंबर बताना है। ये आपको सीरीज दे रखी थी, ये है सीरीज 13 5 26 15 52 25 108 35 208। जब इस तरीके से हो, इसका मतलब क्या है कि एक बार नंबर कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस सीरीज के अंदर जो है वो क्या, आपके 2 सीरीज साइमल्टेनियस चलती है। मैंने आपको बताया, अगर मान लो सीरीज के अंदर जो आपका नंबर से दे रखे हैं, अगर वो एक बार कम हो रहा है, एक बार ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, दैट मींस कि वहां पे 2 सीरीज जो है वो क्या साइमल्टेनियसली आपकी क्या कर रही है, रन कर रही है, वो वर्क कर रही है। तो जब ये 2 सीरीज आपके साइमल्टेनियसली काम करेंगे, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, तो वहां पे आप जो है वो क्या करेंगे, जैसे 13 से 26 हुआ, ये एक छोड़ दो, तो मतलब दुगना, 26 का दुगना 52, 52 का दुगना 104 होना चाहिए, जबकि दे रखा है क्या 108। दैट मींस कि ये जो आपका जो ये दे रखा है डिजिट, ये क्या है आपका गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या 108, इसकी जगह होना क्या चाहिए 104। और अगर आपने इसको क्रॉस चेक भी करना है तो आप कर सकते हो, 104 इंटू में 2 कितना हो गया 208, तो आगे 208 ही है। आ रही है बस समझ में जी सर। और नीचे जो सीरीज चल रही है वो क्या 5, फिर प्लस में 10 करके 15, प्लस में 10 करके 25, प्लस में 10 करके 35, ये है। आगे फिर बोलता है जी 15 45 90 270 540, तो ये क्या है, तो 3 3 से मल्टीप्लाई है, पहले 3 से 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 3 270, 270 दूनी 540, 540 3, तो क्या गया 1620, आंसर जाएगा 1620। आ गया, बोलता है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी, 2 स्टेटमेंट ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से, तो आपको जो है वो करेक्ट बताना है कि क्या है। देखो ऑल, अगर बोल दिया ऑल पोइट्स आर फिलोसफर, सारे के सारे जो पोइट्स हैं वो सारे के सारे पोइट्स, जितने भी पोइट्स हैं वो क्या है, वो सारे के सारे फिलोसफर है। अगर सारे पोइट्स फिलोसफर हैं तो बताओ सम पोइट्स फिलोसफर हैं, हाँ जी। देखो ऑल पोइट्स आर फिलोसफर हैं, तो क्या सम फिलोसफर है, हाँ जी, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। फिर सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, कि कुछ पोइट्स फिलोसफर नहीं है। अबे भाई जब सारे पोइट्स फिलोसफर हैं तो आप कैसे बोले कि सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, ये मैच कर रही है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक बार अगला और देख लो, बोलता है नो फिलोसफर इज ए पोइट, नो फिलोसफर, तो उल्टा हो गया, तो इसका तो कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका 1 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे जो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या 1 और 3। आगे विच मेमोरी लूजेस कंटेंट, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कंटेंट अपने को लूज कर देगा अगर आपने जो है वो पावर को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, दैट इज नोन एज द वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एडिटिंग मैसेज, मैसेज को एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग इमेजेस को एडिटिंग करने के लिए हम लोग जो है वो सारा लेते हैं किसका, फोटोशॉप का। आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ बेस 16, 16 बेस किसका होता है, हेक्साडेसिमल का, तो इसमें 0 से लेके 9 10 डिजिट होती है और ऐसे F 6, तो टोटल मिला के कितना हो गया 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, तो बोलता है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो, अब देखो यहां पे ना ये क्वेश्चन जो है वो क्या, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर और लो एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो आपको बताना है कि कहां पे ज्यादा होती है। तो देखिएगा कि प्लेन्स के अंदर अक्सर आप देखिएगा, ठीक है, ये लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर आप देखिएगा कि वहां पे आपको जो ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी, बशर्ते कि इसके अपर के, जब अपर पे तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट लोअर पे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे सेकंड, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज ग्रेटर एट द लोअर लैटिट्यूड, तो जो आपका लोअर लैटिट्यूड है वहां पे ये क्या मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगी, और हायर पे क्या होती है, कम होती है। आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे बोलता है द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, बोलते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करना बहुत ही हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही बात है, डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है हमको मालूम भी है, क्योंकि यार एनवायरमेंट इतना बड़ा है और उसको पूरे एनवायरमेंट को समझना हमारे बस की बात नहीं है भाई। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एनवायरमेंट वर्क एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या इनएडिक्वेट है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें एकदम क्या सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करेगा किसको, असर्शन को। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे विच ऑफ द कंट्री इन पर कैपिटा यूज, अगर पर कैपिटा की बात करते हैं तो कौन सी कंट्री ऐसी जो सबसे ज्यादा वाटर को कंजम्पशन करती है, वो है जी कौन सा आपका, यूएसए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्ड द हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो हायर एजुकेशन इंडिया के लिए जो पहला पॉलिसी मेजर जो है वो कौन लेके आए थे, वो था आपका वुड्स डिस्पैच। आगे फिर था जी आपका द फॉलोइंग कमीशन वर सेटअप बाय द गवर्नमेंट और द एजेंसीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस, के बाद में इनको जो है वो कमीशन हम लेके आए थे, तो आपको इनको जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज जो है आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले अगर बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको राधाकृष्ण कमीशन भी बोलते हैं, यह आया था 1948-49 में। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में, इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, और एजुकेशन कमीशन जो है वो आपका 1964-66 में, इसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। तो अरेंज अगर करेंगे तो ये सीक्वेंस के अंदर लगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 2 एंड 3। आगे विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी ऐसे, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कम है, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम जो है वो बात करते हैं तो उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, कम है। लेकिन अगर बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 300 प्लस यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, और उनके कितने सारे इंस्टीट्यूशन, कितने सारे कॉलेजेस जो है उनसे क्या करते हैं, एफिलिएट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, बोले तो स्टेट यूनिवर्सिटी। And last question, which of the following is specialized agency for the UN to deal with the copyright and intellectual property, कौन सी ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में कॉपीराइट्स और आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो उसके ऊपर कौन सी ऐसी बॉडी है जो उसको जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करती है इन वर्क्स को, तो उसको बोलते हैं विपो। क्या बोलते हैं, विपो, ये थोड़ा ध्यान रखना, विपो बोले तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम करने वाली एक बॉडी है जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो है वो रिलेट करती है। ओके हाँ जी सर, लो जी, ये हो गया जी हमारे 25 क्वेश्चन, तो इसको आप कीजिएगा। ओके और आपके अकॉर्डिंग जो है वो कितने सही बैठे तो वो सबसे पहले देखिएगा। ओके मैचिंग करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए हैं, और खुद का इवैल्यूएशन जरूर कीजिएगा। ओके हाँ जी, पेपर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुछ बच्चों का तो अभी आई थिंक 9 तारीख को भी पेपर है, 8 को भी पेपर है, 9 को भी पेपर है, और कुछ बच्चों का जो है अब हमारे कॉमर्स वालों का 17 को पेपर है। तो मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बिलीव जो है वो मत टूटने दीजिएगा। अगर आपको आगे लेके जाने वाली जो चीज है वो आपका फेथ ही है, आपका फेथ खुद के ऊपर। लोग आपके ऊपर विश्वास तब करेंगे जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम चलना सीखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके हमारे साथ में बहुत सारे लोग और भी होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ तभी चलते हैं जब हम आगे चल रहे होते हैं। एक बात समझिएगा मेरी बात, तो फेथ जो है ना उसको कभी मत, आप उसको जो है वो डाउन मत जाने दीजिएगा। अपना बिलीफ हमेशा ये रखिएगा एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ही, और हमेशा ये सोचिएगा कि यस यू हैव दी ऑल द कैपेबिलिटी, आपके अंदर हर एक चीज करने की पावर है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। यू आर सेल्फ कैपेबल, बहुत कुछ है आपके अंदर, ठीक है, और बहुत ही यूनिकनेस जो है वो भी है आपके अंदर, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। ओके यू आर अनबीटेबल। तो बस अपना जो मोटिवेशन लेवल है वो एकदम हाई रखिएगा, टॉप टू द स्काई, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है ना, कि कुछ भी हो, पेपर है, अबे पेपर तो है, ये तो मैं ऐसे चुटकियों के अंदर पास कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए। अपने को बोधरेशन नहीं लेने गए, अपने को ये नहीं कि यार हाय मेरा पेपर है, हाय क्या होगा, हाय ये हाय वो, नहीं। अगर जो पर्सन ऐसा सोचता है तो अपना टाइम बहुत खराब कर देता है। इसी टाइम में अगर मान लो आपने आधा घंटा ये सोच सोच के लगा दिया कि यार मेरा क्या होगा,
तो भाई वो आधा घंटा खराब हो गया। उस आधे घंटे के अंदर मान लो आप 30 क्वेश्चन कर सकते थे, उस आधे घंटे के अंदर 2 नए कॉन्सेप्ट सीख सकते थे, वो तुमने वेस्ट कर दिया। इसीलिए दैट्स अ क्रूशियल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 17 के बाद या जब भी आपका पेपर है उसके बाद आराम से सोचना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास में, फुल सोचना आराम से बैठ के, फुल डिप्रेस होना, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अभी स्टे मोटिवेटेड, हमेशा जो है बस एक ही बात हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, छोड़ना नहीं है अपने को। एग्जाम तक जाके बिल्कुल आखिरी, मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो मेरा माइंड जो है वो क्या कर दे, भटका दे। तो मुझे एकदम जो है वो एकदम, मुझे एक ही चीज बस जो है वो दिख रही है कि हाँ, मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो दिख रहा है, और कुछ भी करके मुझे मेरा जो लक्ष्य है उसको मुझे अचीव करना है बस। तो बस एक बात आपके माइंड के अंदर रहनी चाहिए कि, और रेस्ट ऑल आर द सब्सिडरी थिंग्स। मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा, हर एक चीज जो है वो टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इनफैक्ट हम खुद भी टेम्परेरी है। द वन थिंग विच इज परमानेंट इज योर नॉलेज। एक बात ध्यान रखिएगा, तो नॉलेज और आपकी विक्ट्री वो आपकी जो है परमानेंट है। एक बार आपने जो कर दिया, अब देखिएगा ना, एक बार आप खुद सोचिएगा, +2 के अंदर जो आपके मार्क्स आ गए वो पूरी उम्र आपके चलेंगे। आपके अगर 60% आए तो पूरी जिंदगी 60%, अगर आपके जो है वो 90% आए तो पूरी जिंदगी 90%, अगर आपके 95% आए तो पूरी जिंदगी आप किस नाम से पुकारे जाओगे, ओ भाई साहब 95% मार्क्स है। तो ये जो वक्त है ये वापस मुड़ के तो आने वाला नहीं है, इसीलिए इसी टाइम को जो है पूरा यूटिलाइज करें। अभी भी मोर देन एनफ टाइम पड़ा आपके पास है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर इसके अंदर भी अगर आप कुछ करते हो तो आई एम डेड श्योर कि आप बहुत कुछ लाइफ के अंदर जो है कर दोगे। आप में बहुत कैपेबिलिटी है और अपना थोड़ा थोड़ा वक्त जो है आप उसको यूटिलाइज करना सीखें। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो 5 घंटे कर दो उसको, थोड़ा सा अगर आप टाइम को काटना शुरू करोगे कोई, और ना ये सब एक मिथ है कि नहीं 6 घंटे सोना चाहिए, नहीं अपने को, मतलब कोई बोलता है 8 घंटे सोना चाहिए, इट्स ऑल, और ये मिथ है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये आपकी बॉडी आपके हिसाब से काम करती है, ठीक है। और लेकिन कुछ लोगों के माइंड में, सिस्टम में उल्टा होता है, उनका मतलब वो अपनी बॉडी के हिसाब से काम करते हैं। नहीं, जब आप टायर्ड होते हो, आपका माइंड जब टायर्ड होगा तो बॉडी टायर्ड होती है। एक बात मेरी समझिएगा, अगर आपके अंदर ये रहेगा नहीं मुझे काम करना है, तो आप पूरी रात भी लगा दोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आपको ये होगा नींद नहीं, अब तो 6 घंटे जो है अपने को सोना है, तो भाई आप 6 घंटे से पहले ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। वो जो टाइम जिस टाइम पे आपने सोना है उसे 1 घंटे पहले आपको ये हो जाएगा, नहीं आप घड़ियां देखना शुरू कर दोगे, अब तो सोने का टाइम, अब तो सोने का टाइम। तो वो सारा माइंड गेम है यार, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लाइफ के अंदर अगर हम आए हैं, जीवन हमको मिला है, तो यार सोने के लिए तो नहीं मिला है मेरे ख्याल से, हमको टाइम मिला है कुछ करने के लिए मिला है। तो प्लीज इसको यूटिलाइज करें और एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ठीक है, स्टे पॉजिटिव। और बस एक ही बात सोचे कि मुझे करना है और मैं करूंगा, बात ही खत्म हो गया। मुझे करना तो है ही और मैं करूंगा। अब पेपर आने तो देखो, हम तो चीथड़े उड़ा देंगे पेपर के, देखना तुम, ठीक है ना। और ऐसा एकदम करो, खुद को भी प्राउड महसूस करवाओ और पेरेंट्स को भी प्राउड महसूस करवाओ। और तुम अगर प्राउड हो, मैं भी कम से कम ये कह सकूंगा ना कि मतलब कभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन कभी मैं ये तो कह सकूंगा कि हाँ यार वो बच्चा जो पास हुआ, बताओ उस टाइम पे मैंने उसको गाइड किया था। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी वजह, कोई किसी की वजह से ना तो पास होता, कोई किसी की वजह से ना कोई फेल होता। मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं, बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। अब सारे बच्चे, ना तो सारे बच्चे पास होंगे ना ही सारे बच्चे फेल होंगे। बच्चा पास होगा, बच्चा फेल होगा, अपनी वजह से होगा। आई एम ओनली गाइडिंग प्रिंसिपल, मैं ओनली अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं बस कि आप इस तरीके से अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रेस्ट ऑल डिपेंड ऑन यू। तैयारी आपने करनी है, पेपर आपने देना है, अटेम्प्ट आपने करना है। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं। एक बात समझिएगा, टीचर कभी भी आपके माइंड के अंदर नहीं घुसेगा ना, टीचर आपको समझाएगा, मैं चीजें कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, बट करना आपको ही है। एक बात समझिएगा, तो हम तो आपके सेनापति की तरह जो है वो चलेंगे, लेकिन राजा की तरह आपको आगे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लीड आप करेंगे, हम पीछे बैठे बैठे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। आप पेपर में नहीं करूंगा, कभी सोचो कि पेपर में तुम पेपर दे रहे हो, मैं पीछे बोलूंगा A B, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है वो आपको बता रहे हैं कि इसी तरीके से काम करें, बट अल्टीमेट लीडर तो आप ही है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव, और एक ही बात सोचें कि ये इट्स ओनली जस्ट पेपर, और मेरी कैपेबिलिटी के आगे इस पेपर की कोई औकात नहीं है, इसलिए इसको तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। इसके तो मैं ऐसे चीथड़े उड़ा दूंगा बिल्कुल ही, ठीक है ना जी सर। तो लगो तैयारी पे करो, बढ़िया वाला तैयारी करो एकदम है। अबे थोड़े दिन की बात है यार, क्या 10 दिन भी नहीं रहे हैं, और 10 दिन एकदम ऐसा उड़ा दो एकदम सिस्टम सारा का सारा। और 10 दिन इतनी तैयारी करो, ये 10 दिन खुद को दो और इतनी मेहनत करो कि 10 दिन के बाद खुद को ये प्राउड महसूस हो कि यार ये देखो मैंने जीवन के मेरे 10 दिन जो है मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, और देखो मेरे को इसका 10 दिनों का रिजल्ट कितना शानदार मिलने वाला है।
अगर ये ऐसा करेंगे तो यार रिजल्ट भी तुम्हारा एकदम चकाचौंध वाला आएगा, सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत कुछ मिलेगा। जब रिजल्ट आता है ना, सीरियसली देखो, अभी वो चीज़ तुमने फील नहीं की है, मेरा 2 बार JRF है तो मैं फील कर सकता हूँ उस चीज़ को। मैं पास हुआ, मैं मेरे फादर साहब के पास गया और मैंने उनको जाके बोला पापा मेरा JRF आ गया। मेरी पूरी फैमिली, मैंने एक बार पहले ही आपको बताया था, मेरी पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सारे हमारे मतलब नहीं है पढ़े लिखे, तो मैं ही मतलब जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। मेरे घर में जो है कोई 10वीं है, कोई 5वीं है, कोई 6ठी है, ज़्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जब मैं पास हुआ और मैं बोला कि अपने फादर साहब को, मैं पापा मेरा ऐसे मेरा JRF आ गया, माय फादर डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस JRF एंड ऑल दिस। लेकिन जब उनको मैंने बताया तो उनके चेहरे पे एक जो रंगत थी, अरे क्या बात है। वो तो ऐसा बोलते हैं ना, देखो आपकी 12वीं हुई, फिर 3 साल आपने वो किया, तो बहुत सारे जो अनएजुकेटेड है मान लो, या जो कम पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, तो वो ऐसा बोलते हैं 15वीं होगी भाई छोरे की, ठीक है। फिर आपने M.Com कर लिया, 17वीं होगी भाई छोरे की, तो उनको लगता है 17वीं के बाद में एक और क्लास है, JRF इज वन मोर, एक और क्लास है आपका, ओके। और आप उनको बोलोगे, वो बोलो अरे 18वीं होगी भाई, मेरा छोरा तो ये कर गया, मेरी छोरी जो है वो ये करेगी। इस तरीके से जब आप बोलते हैं, जब वो पेरेंट्स सुनते हैं ना, तो बड़ा उनको मतलब एक ऐसा प्राउड महसूस होता है यार, सीरियसली। उनके चेहरे पर वो चमक जो आएगी ना, चाहे पेपर पास होने के बाद में कुछ भी मान लो, कि मैं हर बार ये भी बोलता हूँ कि यूं नहीं कि पैसा बरसेगा, बट आप एक अगले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, अगले स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक बात समझिएगा। तो इसीलिए वो मैं चाहता हूं कि ये खुशी आपको भी मिले, तो आप उसके लिए तैयारी करो अभी, कि कल को जब आप बताओगे ना अपने पेरेंट्स को कि या डैड या मॉम आई डू इट, और वो उससे मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे कोई खुशी नहीं है। जब पेरेंट्स के चेहरे पे वो जो स्माइल आती है हमारी विक्ट्री से, तो यार वो अपने को लगता है कि वो बेस्ट है। वो मैं बोलूंगा कि मतलब उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक बात आप समझिएगा कि हम किसकी वजह से हैं, हम पेरेंट्स की वजह से हैं। यहाँ पे हम क्यों आए हैं, हम पेरेंट्स की वजह से हैं। ये जो लाइफ हमको मिली है उनकी वजह से मिली है, तो हमारी पूरी लाइफ उन्हीं के प्रति डेडिकेटेड है। तो बस उनको, हमको चाहे हमारे जीवन में, चाहे हमारे अंदर एक भी कतरा जो है वो खून का ना रहे, तो भी हम सरवाइव करेंगे, उनके लिए सरवाइव करेंगे, क्योंकि हमको उनको जो है प्राउड महसूस करवाना है, उनको प्राउड फील करवाना है, और हमको वो खुशी जो उन्होंने उनको चाहिए, हमको उनको वो देनी है, और वो सब फैसिलिटीज जो उन्होंने हमको प्रोवाइड करवाई, इट्स आवर टाइम कि हम भी उनको जो है वो अब ये सब दें। सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक देखो बहुत सारी आप दोस्तों के साथ हम एंजॉय करते हैं, हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों के साथ में है, चाहे कोई वाइफ के साथ में है, कोई बच्चों के साथ बिता रहा है, चाहे कोई गर्लफ्रेंड के साथ में है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ में, अनदर आपके रिलेशंस है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो पेरेंट्स के साथ में। सीरियसली बोला, सबसे बेस्ट पेरेंट्स के साथ में। जब आप पेरेंट्स को कुछ भी, अगर आप अपनी अर्निंग से कुछ देते हो या कुछ उनके लिए लेके आते हो, चाहे वो एक टॉफी क्यों ना हो यार, उसमें वो जो बात है ना वो कहीं भी नहीं है, वो जो खुशी वो कहीं पे भी नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब मैं ये मानता हूँ कि स्वर्ग यही है, पेरेंट्स जो है वो स्वर्ग है, भगवान जो है वो पेरेंट्स है, और आपका घर ही आपका स्वर्ग है। और जब वहाँ जाते हैं यार, पेरेंट्स को देखते हैं, अरे कितना अच्छा महसूस होता है। सीरियसली बता रहा हूँ आपको, तो आप ये करें, ये खुशी आप घर वालों को दें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यही बोलते हैं भाई। मैंने जब बताया मेरे घर वालों को कि पापा ऐसे ऐसे मेरा JRF हुआ, मेरे पापा बोले अरे वाह क्या बात है। मेरे पापा ने मुझे हक किया और हम घूमने के लिए गए, मैं मेरे पापा को लेके गया, अरे बड़ा शानदार जो है वो टाइम था। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ को देखें, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को, या तुमने भी ये फील किया होगा, तुमने +2 के अंदर तुम पास हुए होगे, अच्छे मार्क्स लाए होगे, तुमने बताया होगा, तो देखो घर वालों के चेहरे पे कितनी रंगत आई है ना। तो अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो वो तो एक छोटी सी खुशी, ऐसे से पता नहीं क्या क्या हमने जो है वो घर वालों को देना है। तो अभी बहुत कुछ है भाई, अभी बहुत ये मिलियंस ऑफ द माइल्स टू गो। तो इसीलिए उसका शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। हम मिलियन माइल भी हम जो है वो क्लियर कर लेंगे, वो उसको मिलियन माइल्स को भी हम अचीव कर लेंगे, हम बहुत दूर तक चले जाएंगे, बस बशर्ते ही हम चलना तो सीखें। और हम चलेंगे कैसे, जब हम तैयारी करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, तो अपने आप बहुत सारी चीजें अपने आप अचीव होती रहेंगी। और अगर डिप्रेस्ड होकर बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारा खेल माइंड गेम है, तो इसके ऊपर बस आपका माइंड अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपना, फिर कुछ भी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है यार। घर वालों को, आपका मैंने टाइम ले लिया, 2 मिनट और लूंगा।
घर वाले जो है वो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं हमसे, कोई कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है उनका, वो बस ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम अच्छे कामयाब बने, हम खुश रहें। तो हमारी खुशी में, हमारी कामयाबी में उनकी खुशी है, उनकी कामयाबी है। तो प्लीज यार, जब भी आप कोई काम करो, अगर डिप्रेस्ड हो तो एक बार अपने पेरेंट्स के मुंह की तरफ देख लिया करो। वहां से आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, वो लोग तुम पे डिपेंड है, अभी आने वाले टाइम पे वो तुम पे डिपेंड है। पहले तुमने चलना सीखा तो उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारी इतनी परवरिश करी, तुमको यहां तक पहुंचाया कि तुम मास्टर्स तुमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई दूसरी तीसरी क्लास में छूट जाती है, लेकिन तुम लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट किया। इट्स वेरी प्राउड मूवमेंट, और आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं, सीरियसली बोल रहा हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। मेरे खुद के बहुत सारे सर्कल में दोस्त थे जो बेचारे, कोई 10वीं के बाद रह गया, कोई 12वीं के बाद में किसी ने पढ़ाई छूट गई, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अगर आप अभी भी यहां तक पहुंच गए हैं, सीरियसली आप किस्मत के बहुत धनी हैं। तो अपने इस चीज के लिए हमेशा जो है आप गॉड के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें कि यार क्या बात है, मतलब मुझे ये जीवन दिया तुमने, यहां तक लेके आए, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे लेके जाना, और इसको जिस तरीके से यहां तक मैं पहुंचा हूं, इससे और बेहतर तरीके से मैं आगे तक जाऊंगा, और अपने पेरेंट्स को और खुद को, सबसे मेन बात खुद को मैं एक प्राउड महसूस करवाऊंगा। जब मैं देखूंगा मिरर के अंदर जाके खुद को, तो मैं बोलूंगा यस, ये बंदा भाई ये जाएगा कहीं ना कहीं, देखना। या ये ये एक बहुत ही तगड़ी मोटिवेशन है। अक्सर मैं हमेशा भाई मैं तो करता हूँ, देखो उससे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे कभी भी नींद आ रही है तो मैं जाता हूँ, मैं शीशे आगे खड़ा होता हूँ, और मैं जाके, अभी मैंने एक बार, अभी 4 दिन पहले बीमार हो गए, एक्सट्रीम लेवल पे बीमार हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे बीमार हुआ, और बहुत, मतलब डॉक्टर बोला कि अब तुम रेस्ट करो, पूरा दिन तुम्हें जो है वो रेस्ट करना है। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं रेस्ट नहीं करूंगा भाई, मेरे बच्चों का पेपर है, मुझे जाना है। और डॉक्टर बोला नहीं। और एक बार के लिए मेरे भी माइंड में आ गया, और मैं अपना लेट गया, बेड पे लेटा, और मैं सोचने लगा, और फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं जो लोगों को राह दिखा रहा हूं, अगर मैं भी ऐसे करूंगा, अगर मैं भी रेस्ट करूंगा, और मैं इस क्रूशियल टाइम में अगर मैं साथ छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं गया, मैं मिरर के आगे जाके, और मैं खड़ा हुआ, और मैंने जाके बोला कि नहीं, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू द वर्क, चलो काम पे लगो। और सीरियसली बताऊं, मैं काम पे लगा, और मैं भूल गया कि हाँ बुखार भी हुआ, 102 टेम्परेचर था, एकदम शरीर तप रहा था बिल्कुल ही, और सब एकदम सही हो गया, एकदम कंफर्टेबल। और कल भी गया, चेकअप कराया, एकदम सब ओके है। अब आज एकदम फिट एंड फाइन। तो जब भी डीमोटिवेट महसूस करें, शीशे के सामने जाएं और जाके बोले भाई ये बंदा एक दिन जाने वाला बहुत आगे, अबे ये तो बहुत आगे जाएगा, अरे इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, ये सुपरस्टार है आने वाला, ऐसा। और तुम हो, इट्स ए रियलिटी, तुम सब सुपरस्टार भी एक्चुअल के अंदर, इट्स एक्चुअलिटी कि आप हो, आप में एक कैपेबिलिटी है भाई, तुमसे बेटर कोई भी नहीं है। तुम वो, मैं बहुत कमजोर था पढ़ाई में, तो वो 3 डिग्री होती थी अपना इंग्लिश के अंदर, ऐसा बेटर, बेस्ट, जो भी था, तो तुम उसकी 3rd डिग्री हो, ठीक है ना, तुम 3rd डिग्री हो, बिल्कुल ही अपर लेवल, फुल अपर का भी अपर, तुम 3rd के बाद 4th हमने बना दिया, तुम वो 4th डिग्री हो, एकदम अपर लेवल का। तो बहुत कैपेबिलिटी है भाई तुम में, बहुत ज्यादा, एंड यू ऑल आर द ग्रेटेस्ट पीपल। आगे देखना, तुम लोगों का आगे नाम बहुत चमकने वाला है, तो वो, लेकिन उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा लेक्चर दे दिया मैंने, बहुत टाइम आपका ले लिया, बट बताना जरूरी था थोड़ा सा। तो प्लीज कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत कुछ होगा, बट एक बात आप जो है वो ये कि इन सब चीज़ों को पार तो आपने ही पाना है, और पार पाना है तो स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को एकदम ऑर्गेनाइज रखें। हमेशा ये सोचे कि हाँ, कुछ भी अगर मान लो ऑब्स्टेकल्स अगर मेरी लाइफ में आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं उनको पार कर सकता हूँ, तभी तो मजबूरियां मेरी लाइफ में आ रही है, औरों की लाइफ में नहीं आ रही क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो भगवान भी बोल रहा है कि यार उनके बस की नहीं है, क्यों परेशान करना बेचारों को, मेरे बस की है, तभी तो भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दिया, भगवान ने मुझे ये ऑब्स्टेकल्स के अंदर डाला। लेकिन जब भगवान ने मुझे इन ऑब्स्टेकल्स में डाल दिया तो नेचुरल बात है, रास्ता भी वही दिखाएगा मुझे। ऊपर जो बैठा है ना ऑलमाइटी, वो उसके नजर हमेशा बंदे के ऊपर रहती है। अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं तो उसकी नजर है आपके ऊपर, तो आपको वो रिजल्ट जरूर देगा। पेपर कितना ही टफ आ जाए, तुम्हारा जेआरएफ जरूर होके रहेगा। और अगर इसके अंदर अगर तुम कोई चीटिंग करते हो, खुद के साथ अगर चीटिंग करते हो, अपनी तैयारी में चीटिंग करते हो, अपनी प्रैक्टिस में चीटिंग करते हो, पेपर कितना आसान आ जाए, मुश्किल निकलना। तो अपने प्रति लॉयल्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस तैयारी करें, बढ़िया तरीके से मोटिवेट रहें और सेल्फ डायरेक्टेड रहें। भाई तुमने तो आगे बहुत कुछ करना है अभी, और ये तो भूले मत भाई, तुम तो ग्रेटेस्ट हो यार। ओके, हाँ जी सर, चलो अब बहुत टाइम ले लिया मैंने, तो आप इसको कीजिए और कमेंट करके मुझे वो जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आपके मार्क्स कितने हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।